डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता से आने से पहले ही उन्होंने अपने प्रचार के अंदर यह बात कही थी कि अगर वह राष्ट्रपति दोबारा बनते हैं तो वह विदेश से आने वाले सामान पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने वह ही किया। जब वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन से देशों से अमेरिका के अंदर सामान आता है, और उन्होंने उनकी एक सूची बनाकर इस ढंग से उन्होंने टैरिफ लगाए कि जिससे जो अमेरिका में सामान है उनका कम से कम आना शुरू हो जाए। एक्चुअली अमेरिका का इस वक्त हाल बहुत ख़राब है। अगर मैं आपसे इस चर्चा में बताऊं तो मुझे बताने में ये कोई ग्रेज नहीं है कि आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो ऋण ले लेके अमेरिका को चला रहे हैं, और कोई 3200 लाख करोड़ का कर्जा अमेरिका के ऊपर है। पीछे आपको मालूम ही है कि कैसे अमेरिका को सैंक्शन लेनी पड़ी पार्लियामेंट से कि हम और कर्जा ले सकते हैं। उनके पास किस्त देने को भी पैसे नहीं थे, और इस प्रकार पूरे विश्व के अंदर अमेरिका की बहुत फजीयत हुई। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दे पाऊँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्व के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, और सबसे ज़्यादा कर्जा भी अमेरिका के ऊपर ही है। 30 ट्रिलियन डॉलर की उनकी अर्थव्यवस्था है, यानी 2400 लाख करोड़ की उनकी अर्थव्यवस्था है, और कम से कम 3400 लाख करोड़ उनके ऊपर कर्जा उन्होंने ले रखा है अमेरिका को डेवलप करने के लिए। इसी प्रकार जो चीन है उसकी अर्थव्यवस्था 19 लाख करोड़ है, और उसके नागरिक की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय $14,000 है, जबकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $90,000 है। अगर हम चीन और अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय देखें तो भारत उसके सामने कहीं भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि भारत की मात्र $2332 पर कैपिटा इनकम है, यानी 1,92,000 प्रति व्यक्ति आए, जबकि अमेरिका के अंदर 8 लाख के करीब उनकी पर कैपिटा इनकम है, जो भारत से बहुत ज़्यादा है। किसी भी विकासशील देश को बनने के लिए उसे अपने हर व्यक्ति की आय बढ़ानी पड़ती है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान केवल अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने में है, और ये आंकड़े भी बताते हैं कि आज भारत की 3.67 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है। उसका होना भी निश्चित है। आप जानते हैं कि जब हमारी जीडीपी एक 6.5% की ग्रोथ से बढ़ रही है तो 10 साल के अंदर 65% तो इकोनॉमी बढ़ ही जाती है। इसमें कोई ज़्यादा ढींग मारने की बात नहीं होती। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त भारत की जो अर्थव्यवस्था है वे 8.5% की दर से एवरेज बढ़ रही थी। उस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था ज़्यादा बढ़ रही थी। जितना ज़्यादा हमारा साइज हो जाएगा अर्थव्यवस्था का, उसी हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आप मान लीजिए कि जब 1 लाख करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था थी और 6.5% अगर वार्षिक वृद्धि हो तो इसमें 65,000 जो करोड़ है वो अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, यानी 10 साल के बाद वो 1,65,000 हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ है और 2 लाख करोड़ हमारी 8% से बढ़ती है तो 10 साल में 80% बढ़ गई।
यानी 1,60,000 करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़ गई, तो वो होगी 3.6 ट्रिलियन डॉलर, 3,80,000 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन गई। हमारे अमेरिका में, चीन में और भारत के अंदर अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप जानते हैं कि भारत सरकार खुद इस देश के अंदर 82 करोड़ लोगों को जीने के लिए 5 किलो आटा दे रही है। जिस देश के अंदर 85 लाख लोगों के पास जीने के लिए मात्र सिर्फ एक आटा ही खाकर जीना है, वो देश कैसे विकासशील बनेगा? ये सब अर्थशास्त्रियों के लिए बहुत बड़ी सोचने की बात बनी है। ऊपर से अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, यानी कि जो भारत से सामान अमेरिका में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जाते हैं, हमारे यहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाते हैं, उसके ऊपर वो 27% टैक्स लगाएगा। फिर उसने घटाकर उसको 25% कर दिया। लेकिन चीन के साथ उसकी तनातनी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। चीन पर उसने 125% चीन के गुड्स पर टैरिफ लगा दिया, और चीन का बहुत सारा जो सामान है वो अमेरिका में जाता है। अमेरिका की वास्तविकता ये है कि अमेरिका छोटा सामान कोई भी बनाता नहीं है। अमेरिका क्या करता है, वो जैसे बोइंग्स बनाता है, पैसेंजर जहाज़ बनाता है। अब पैसेंजर जहाज़ विश्व में और कोई देश नहीं बनाता। अभी चीन ने एक प्रयास किया है और उसने बनाया है अभी, लेकिन उसका बोइंग ही सारे विश्व में बिकता है। ऐसी जनरल इलेक्ट्रिक उसकी एक कंपनी है जो मोटर्स बनाती है, जो मिसाइल की भी मोटर्स बनाती है। वो बड़ा बड़ा सामान बनाते हैं। ऐसे मेडिकल के भी वो बड़े बड़े सामान बनाते हैं सब। और तीसरी उसकी बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है, जो उसका एक्सपोर्ट है विश्व के अंदर, वो 85% केवल हथियारों का है। अमेरिका ऐसे ऐसे हथियार बनाता है कि जिसका मुकाबला केवल विश्व के अंदर रूस ही कर सकता है, या रूस ही करेगा। चीन ने भी 1950 के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया, जहाँ उन्होंने हथियारों में भी उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बनाई और सस्ती बनाई, और उनकी मेन विजय का कारण था कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस डाला जो भारत में नहीं है। हम कॉपी करते हैं हर सामान बनाने की, लेकिन वो नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो उनके विश्व में सारा बिकता है। आज भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो विश्व में भारत के नाम से बिकता हो। आप एक साउथ कोरिया का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। साउथ कोरिया कितना है? 1,10,00,000 की उसकी मात्र आबादी है, लेकिन पूरे विश्व के अंदर उनका LG टीवी बिकता है, उनका सैमसंग टीवी बिकता है, उनकी हिंडोई की कारें बिकती हैं। लेकिन क्या भारत का कोई सामान नाम से बिकता है? हमारे यहाँ जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, भले वो मोबाइल्स का हो, भले वो कारों का हो, वो हम नहीं बना रहे। वो बाहर के देशों की कारें इंडिया में बन रही हैं। चीन के सारे मोबाइल भारत में बन रहे हैं, नोएडा में बन रहे हैं। इसी प्रकार आईफोन चेन्नई के अंदर बन रहा है। तो भारत कुछ अपने नाम का डंका विश्व में नहीं बजा सका। इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है समझना। बहुत ज़्यादा शोर मचाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा तनी तो उसकी चीन से लगी हुई है, और चीन का बहुत ज़्यादा सामान अमेरिका में जाता है, और अमेरिका छोटा छोटा जो सामान है उसको नहीं बनाता। उसकी दिक्कत ये है। लेकिन कंजम्पशन सबसे ज़्यादा विश्व में अमेरिका के अंदर है। क्यों अमेरिका के अंदर है? क्योंकि उनकी पर कैपिटा ही $90,000 है। $90,000 कहना एक बात है कि कितना ज़्यादा उन लोगों की पर कैपिटा इनकम है, लेकिन फिर भी बेरोज़गारी है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो भय, और जो ट्रंप उन लोगों को लीड करते हैं जिनके अंदर एक फियर समाया हुआ है कि आने वाले दिन में अमेरिकन जो है वो मिनॉरिटी में आ जाएंगे। जैसे भारत के अंदर
हिंदुओं को लगता है कि अगर इसी प्रकार मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ती रही तो फिर हिंदू यहाँ पे मिनॉरिटीज़ में आ जाएंगे। ये ही स्थिति अमेरिका के अंदर बनी हुई है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के सामने 3 मेन मुद्दे हैं। एक ये है कि जो उनकी आबादी 85% होती थी, आज वो गिर कर 55% रह गई। आज अमेरिका के अंदर बाहरले देशों से ज़्यादा लोग आकर वहाँ काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा रोज़गार मिल रहा है क्योंकि वो कम रेट में वहाँ पर जाकर नौकरी करते हैं। अमेरिका के अंदर पहले एक लेबर का $335 प्रति सप्ताह उनको मिला करता था। अब इतनी ज़्यादा अमेरिका ने तरक्की कर ली, $20 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन 31 ट्रिलियन डॉलर तक उसकी अर्थव्यवस्था चलेगी, लेकिन जो वहाँ की लेबर है उसका केवल $375 प्रति सप्ताह ही उसको मिलना शुरू हुआ है। और इसी प्रकार जो वहाँ के उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करी। 2023 के बीच अमेरिका कंपनियों का लाभ $500 अरब था, जो 700% बढ़कर $3500 हो गया। $3500, जबकि अमेरिका का ऋण $5.6 ट्रिलियन था और वो बढ़कर 33.2 ट्रिलियन हो गया। आप देखिए कि प्राइवेट लोग वहाँ पर अमीर हो रहे हैं और देश कर्जई हो रहा है, और वहाँ की लेबर को कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा। उन्होंने मात्र लेबर ने 12% ही तरक्की की है। उनकी तनख्वाहों में, उनकी वेजेस के अंदर मात्र 12% ही बढ़ा है। और जबकि वहाँ के जो इंडस्ट्रीज है उनका 700% बढ़ा है। और उनकी अपनी अर्थव्यवस्था 2000 में जो $5.6 ट्रिलियन थी, वो बढ़कर 33.7% होगी, $33.7 ट्रिलियन। और जो वहाँ की लेबर है उसकी तनख्वाहों में मात्र 12% ही जो है वृद्धि हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, लेकिन जो वहाँ का लेबर है, जिसने पैसा खर्चना है, जिसने वहाँ का सामान खरीदना है, जो कंजम्पशन को बढ़ाता है, जो सेविंग करता है, वो आज तक 10 साल में भी बढ़ा नहीं, 14 साल में भी बढ़ा नहीं। और अमेरिका में इस बात को लेकर हाहाकार मची हुई है। दूसरा भय जो मैंने आपको बताया है कि उनका ये है कि जो अमेरिकन 85% देश में होते थे, अब वो मात्र घटकर 55% रह गए। तो वहाँ के लोग ट्रंप की इन पॉलिसीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप का अमेरिका में आना, उसके मुख्य 2 कारण ये, और तीसरा यूक्रेन की लड़ाई थी जिसमें अमेरिका ने बहुत ज़्यादा अपना धन लगा दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। लोग तराई मान कर रहे हैं कि इस लड़ाई से यूएसए को क्या फ़ायदा हुआ। बहुत ज़्यादा हाहाकार मचलने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अब जो टैरिफ लगाया था पूरे विश्व के अंदर, उसमें 90 दिन के लिए रोक लगा दी है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने राष्ट्रपति ट्रंप का जुलूस निकाला, सड़कों पर लोग आ गए। क्योंकि जब भी टैरिफ बढ़ेगा, मान लीजिए जो कल चीज़ 1000 रुपये की आ रही थी, अगर आप उस पर 125% टैरिफ बढ़ा देते हैं तो 1250 रुपये उस पर टैक्स लग गया एक्स्ट्रा। यानी जो 1000 की चीज़ आ रही थी, अब वो 2250 रुपये में चीन से आएगी। लेकिन उसको अमेरिका ने तो नहीं खरीदना। अल्टीमेटली अंत में तो जो वहाँ के लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो अमेरिकन हैं, वो लोग खरीदेंगे। तो उनको 2250 रुपये में जो 1000 की पहले आइटम आ रही थी, अब वो 2250 में मिलेगी। इसलिए अमेरिकन्स के अंदर बहुत ज़्यादा भय समा गया है कि जो भी
डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उससे देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। और उस महंगाई को वो कैसे उससे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उनकी तो आज भी जो सैलरी है, जो वेजेस है उनके मात्र $375 है। वो बढ़ नहीं रहे, महंगाई बढ़ रही है, ऋण बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी आय में वृद्धि नहीं हो रही। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि जो $20,000 के अंदर पहले वहाँ पर कार आ रही थी, अब टैरिफ बढ़ने से वो $25,000 में पड़ेगी, तो $5,000 का अमेरिकन के ऊपर और खर्चा पड़ गया। आप बताएं वो कहाँ से आएगा? उनकी आय तो बढ़ती नहीं, उनको जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो उनकी तनख्वाहें बढ़ाते ही नहीं हैं, और जितने भी नॉन रेजिडेंट्स गए हुए हैं वो उतने में ही काम करने में बहुत खुश हैं, क्योंकि भारत से तो उनको वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारा जो पैरिटी रेट है $1 का और रुपये का, वो 86 रुपीज़ है। यानी कि अगर कल $1,00,000 कोई भी अमेरिका में जोड़कर हिंदुस्तान आता है, और जैसे ही वो हमारी भारत की धरती पर पैर रखता है, तो उसके पास 86 लाख करोड़ बन जाता है। मुझे एक बार एक यमन के नॉन रेजिडेंट थे, तो वो किसी सीए के पास बैठे हुए थे, वो बड़ी ढींगे मार रहे थे कि यमन बड़ा अमीर है, ये वो है। तो भगवान की दया से मुझे काफ़ी ज्ञान है, मैं अर्थव्यवस्था का भी ज्ञाता हूँ, मैंने अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, और मैंने मोदी जी के लिए भी 7 साल काम किया। उन्होंने मुझे ट्विटर से डायरेक्ट मैसेज से जोड़ा हुआ था, 2015 से जोड़ा, और मैंने मेजर उनको पॉलिसीज़ बना के दी, उनको मैंने नोटबंदी करा के दी। जितनी 52 चेंजेस आप लोग देखते थे डेली होती थी, उनमें 46 मेरे माइंड के आइडिया थे। मैं मोदी जी को भेजता था, मोदी जी आरबीआई को भेजते थे, और इस प्रकार हमने सारी नोटबंदी को कंट्रोल किया। वो सफल हुई असफल हुई, उसका जवाब तो मोदी जी देंगे कि उनका क्या पीछे पर्पस था, लेकिन मेरा माइंड ये सिर्फ कहता था कि इससे ब्लैक मनी निकल सकती है। लेकिन अब मुझे ये दुख होता है कि मोदी जी ने किया क्या। जिस दिन नोटबंदी करी, उस दिन भारत के अंदर 17 लाख रुपए के नोट प्रचलित थे। उसके बाद मोदी जी यूपीआई लाए, चलो बहुत लोगों को सुविधा भी हुई, बैंकों पे भी लोड कम पड़ा, और विश्व में सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान के अंदर यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आबादी ही 140 करोड़ है। अगर हम यूके और कनाडा के बराबर देखें तो उनकी तो मात्र 7.5 करोड़ की आबादी है। अब जब मोदी जी ये कहते हैं कि हमने तृतीय अर्थव्यवस्था की हम तरफ जा रहे हैं, तो मोदी जी ये कभी नहीं बताते कि जो पर कैपिटा इनकम है वो इंग्लैंड, कनाडा, जापान, चाइना और अमेरिका के बराबर वो हर नागरिक की कब लेके जाएंगे। ये अच्छी बात है, मैं इस बात को प्रेज़ करता हूँ, बहुत प्रेज़ करता हूँ कि उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाए और आम लोगों को उन्होंने एक भिखारी बना दिया, क्योंकि 85 करोड़ तो आप मान के चलो कि देश में उनके पास खाने को कुछ है ही नहीं है, और 26% अभी बीपीएल में भी है। उनकी जो सोच है वो उसी तरफ जा रही है जिस तरफ अमेरिका डूबा था, और उनको मैंने ये लिखा भी था कि जो अर्थव्यवस्था आपने देश में शुरू करी है उसका अंत वही होगा जो अमेरिका के अंदर बिगेस्ट रिसेशन आया था, और लोग तराई तराई करके सड़कों पर आएंगे, क्योंकि केवल जीवन रोटी से नहीं चल सकता, इच्छाओं से चलता है। या तो आप इसको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बनाते ना, जब आपने मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बना दिया है तो हर आदमी चाहता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो, मेरे पास फ्रिज हो, मेरे पास टीवी हो, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। वो कहाँ से पैसा लाएगा आप बताइए, कहाँ से लाएगा? आप उनको तो आपने नौकरी दी नहीं। आप जब आए, आपके
जो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने लोगों को रोज़गार पैदा करने के लिए 33 PSU यहाँ पर लगाए। आपने यहाँ कर 31 बंद कर दिए। आप रोज़गार देना ही नहीं चाहते, आपकी मंशा ही नहीं है। आपने सब लोगों को एक बात रटा दी है कि जय श्री राम, और उसकी आप वोट ले रहे हैं। धार्मिक उन्माद बढ़ाकर आप वोट ले रहे हैं। आप अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आपने सड़कें बना दी सारी देश के अंदर। अब सड़कों पे कौन सा गरीब चलेगा? उसमें तो कार वाला ही चलेगा। जिस आदमी के पास 5 किलो आटा पे वो जी रहा है, वो कैसे उन सड़कों पे चलेगा? इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया। अच्छी बात है, आपने कनेक्टिविटी बढ़ाई, मैं कोई इसके विरुद्ध नहीं हूँ। आपने एरोड्रम बना रहे हैं, आप शिप बना रहे हैं, बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन आप जो लोग वहाँ पर काम करते हैं उनको आप केवल रोज़गार कुछ समय के लिए दे रहे हैं। वो कोई 60 साल तक आप उनको नौकरी नहीं दे रहे। आप मान लीजिए कि एक जगह सड़क बन रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 गांव के जो लोग हैं, लेबर है, वो वहाँ के काम करेगी। 1 महीना करे, 2 महीना करे, 3 महीना करे, 4 महीना करे, 5 महीना करे, कितनी देर तक वो काम करेंगे? तो आप इसको नौकरी नहीं कह सकते, ये रोज़गार है। रोज़गार का मतलब होता है कि कोई भी लेबर हर रोज़ आकर कितना काम करती है, और नौकरी उसे कहते हैं जो परमानेंट होती है, जिसमें सिक्योरिटी ऑफ जॉब होती है। जैसे वो रेलवे में अगर काम कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है, इंश्योरेंस में काम कर रहा है, और आपके डाकखाने में काम कर रहा है, आर्मी में काम कर रहा है। अब जो हमारे 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, उसमें 13 लाख करोड़ तो केवल हमारी आर्मी जो हमारी को सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसको आप रोज़गार नहीं कह सकते। वो तो किसी भी देश को अपनी आर्मी बनानी पड़ती है। और इसी प्रकार 11 लाख करोड़ हमारे रेलवे में कर्मचारी लगे हुए हैं। तो रेलवे तो आप बंद करने से रहे, भले ही आप प्राइवेट को दे दें तो भी नौकरी वहाँ पे लोगों को देनी पड़ेगी। इसी प्रकार बाकी जो कर्मचारी बचते हैं हमारे 9 लाख के करीब, वो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में लगे हुए हैं, जो हमारे PCU हैं उसमें लगे हुए हैं, मेडिकल में लगे हुए हैं, या स्टेट्स ने नौकरियां दे रखी हैं। नौकरी देना कोई एहसान नहीं है। जब हम नौकरी देकर किसी को तनख्वाह देते हैं तो वो मार्केट में जाकर उस पैसे से कंजम्पशन करता है, कार खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, फ्रिज खरीदता है, कपड़े खरीदता है, राशन का सामान खरीदता है। तो उस पैसे को जब हम दुकानदार के पास जाके देते हैं तो दुकानदार को रोज़गार मिलता है। 7.5 लाख करोड़ हिंदुस्तान में दुकानदार हैं, उनकी रोटी रोजी का भी वो इंतज़ाम वो कर्मचारी करता है, जिसकी जेब में सरकार पैसा डालती है। इसी प्रकार जब दुकानदार आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या इंडस्ट्री से माल लेता है, तो जितनी ज़्यादा देश में कंजम्पशन होएगी उतनी ज़्यादा जो इंडस्ट्री है उसको लेबर हायर करनी पड़ेगी, तो लोगों को रोज़गार मिलता है। मेन किसी भी देश के प्रधानमंत्री का एक ही मुद्दा होना चाहिए कि लोगों को रोज़गार कैसे हमारी सरकार दे सकती है। जब हम रोज़गार देंगे, आज भारत के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान इसी बात को लेकर हो रहा है कि कंजम्पशन रेट गिर गया है। RBI ने अभी बतलाया कि 9 लाख करोड़ सेविंग गिर गई है। अगर मैं मोटे तौर से कैलकुलेशंस करके आपको बतला रहा हूँ कि मोदी जी ने 11 साल के अंदर 200 लाख करोड़ का तो कर्जा लिया, और 500 लाख करोड़ लोगों ने 10 साल में टैक्स दिया। जो उन्होंने सड़कें, पुल, जो कुछ भी उन्होंने अपनी मर्जी से काम करा, पार्लियामेंट करा, बनाई, 1000 लाख करोड़ कम से कम उन्होंने इस देश के अंदर पैसा खर्चा है। अब क्वेश्चन ये बनता है
कि जो उन्होंने पैसा खर्चा है तो लोगों की जेब में क्यों नहीं गया और लोगों की आय क्यों गिरी, लोगों की बचत क्यों गिरी। आप कहते हैं मैंने 3 गुना लोगों की आय कर दी। आप मुझे एक कर्मचारी दिखाओ जिसकी आय 2014 में मान लीजिए 50,000 थी, आज वो 1.5 लाख करोड़ ले रहा है। मुझे एक आप पेंशनर दिखाओ कि जिसकी पेंशन 30,000 रुपये महीना है, आज वो 90,000 रुपया पेंशन ले रहा है। अगर आप ये कहते हो जो भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, जो भी लोगों की बढ़ी है, वो डीए बढ़ाने से बढ़ी है। डीए महंगाई भत्ता बढ़ाने से बढ़ी है। महंगाई भत्ता आपने क्यों बढ़ाया? क्या भाजपा सरकार इस बात को बता सकती है कि क्यों बढ़ाया? इसलिए बढ़ाया कि महंगाई बढ़ी और आपने कर्मचारियों की एक्सपेंशन करने की शक्ति को, विक्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने उनकी जेब में पैसे डाले, ताकि जो बाजार में दुकानदार है उनकी आय ना गिरे और कर्मचारी ये ना सोचे कि महंगाई बहुत हो गई है इसलिए मैं खर्चा कम करूं। तो आपने उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपने उनकी जेब में पैसा डाल दिया। तो आप ये मान के चलिए कि अगर डीए बढ़ता है तो पहले महंगाई सरकार बढ़ाती है, और ये सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार दोनों ही महंगाई रोकने में बिल्कुल विफल रही हैं। आप 2014 में गेहूं के दाम देख लीजिए और 2024 में आज आप गेहूं के दाम देख लीजिए। जब मैं मार्केट में जाता हूं तो आज गेहूं के दाम करीब 44 रुपये किलो गेहूं बिक रही है। पूरे देश का एक नक्शा बना हुआ है, बिगड़ा हुआ है, और अगर ये ट्रंप साहब अपनी बात पर अड़े रहें तो पूरे विश्व का बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि कोई भी देश जब इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाता है तो उसका नुकसान तो वहाँ के लोगों को ही होना है। देश तो कोई देता नहीं, सरकार तो कोई टैक्स देती नहीं। जो टैक्स होता है वो तो केवल जो है वहाँ का नागरिक देता है। मान लो वो कार इंपोर्टेड खरीदेगा तो भी उसे महंगा पड़ेगा, या मोबाइल्स वो खरीदता है जो उसके कल पुर्जे कल आएंगे, वो अगर महंगे हो जाते हैं तो उन पर भी उसको ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। अभी भारत ने कोई भी अमेरिका से आने वाले सामान या चीन से आने वाले सामान पर कोई भी टैरिफ नहीं बढ़ाया। सब वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर देख रहे हैं, और उसका नतीजा भी ये हुआ कि ट्रंप साहब ने 90 दिन का विश्राम लगा दिया है, क्योंकि वो देशों पर एक दबाव डाल रहे हैं कि देश आए और हमारे से एक रेट के ऊपर आकर टैरिफ को सेट करें ताकि उनकी आय भी बढ़े। उस आय से वो अपने कर्जे को उतारें, उस आय से वो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी को बढ़ाएं ताकि उससे अर्थव्यवस्था और ज़्यादा मजबूत हो। ट्रंप साहब की सोच बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपको मोटे तौर से बताना चाहता हूँ, वो जो भी सोच रहे हैं वो एक सही दिशा की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है। 3400 लाख करोड़ का उनके ऊपर कर्जा है। वैसे अगर मोटे तौर से हम देखें तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था 2 हिस्सों में बटी हुई है। पूरे विश्व की 26% जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका के हाथ में है, और बाकी की 74% जो अर्थव्यवस्था है वो बाकी विश्व के जितने भी देश हैं, 180 से ऊपर देश हैं, उनके वो सब उसको कंट्रोल करते हैं। यानी अकेला अमेरिका एक देश विश्व के अंदर वो 26% अर्थव्यवस्था को पैदा कर रहा है। लोगों को लगता है कि भाई अमेरिका बहुत अमीर है, लेकिन अमेरिकन्स के ऊपर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देश के ऊपर जो कर्जा होता है जो कि 3400 लाख करोड़ है, वो प्रति व्यक्ति कर्जा हर अमेरिकन्स के ऊपर होता है। भले वो टैक्स के रूप में दे, भले वो महंगाई के रूप में दे,
तो इसलिए पूरे अमेरिका के ऊपर सारे विश्व की नज़र है। वो यह नहीं चाहते कि उनकी वहाँ की इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएं। मान लीजिए कि अगर अमेरिका उनके सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाता है, जैसे उसने बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड पे ज़्यादा टैक्स लगाया है, तो उनका जो उत्पादन है, जो उनकी वस्तुएं हैं, वो जब अमेरिका में जाएंगी तो वो वहाँ के लोगों को ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। अगर ज़्यादा महंगी पड़ेंगी तो आप बताइए कि वो लोग कम से कम खरीदेंगे, या अमेरिकन्स खुद काम करें, अपने देश में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं। ये मैंने एक बार सुझाव भी दिया था कि अगर आप अमेरिका को चलाना चाहते हो, जब अमेरिका रुक गया था और बाराक ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजा था कि आप हमें कोई 3 ऐसी बातें बताएं कि जो पार्लियामेंट से पास ना होनी होती हो। उस वक्त हिंदुस्तान में पार्लियामेंट बंद थी, अमेरिका में पार्लियामेंट बंद थी, कि मुझे कोई 3 आप बातें बताएं। ये मुझे आज अभी याद नहीं है, उसके लिए मुझे ईमेल देखना पड़ेगा, लेकिन एक बात मुझे याद है जो मैंने उनको बताई थी कि अमेरिका तभी चल सकता है जब मेड इन यूएसए हो। आप फॉरेन कंट्री से लेकर, चीन से या और जर्मन से या जापान से लेकर अपने नागरिकों के साथ न्याय नहीं कर सकते। आज भी यही स्थिति बनी हुई है। जिस तरह अमेरिका हमारे को धमकी दे रहा है कि भाई मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो मैं आपको ये एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि अमेरिका से भारत में जो निर्यात किया जाता है या जो हमारा अमेरिका से आयात है, वो टोटल इंपोर्ट का, टोटल आयात का मात्र 2.1% है। उसमें भी ज़्यादा हम तेल लेते हैं, कार आती है, शराब आती है। शराब पे भारत ने पहले ही 150% टैरिफ लगा रखा है, बल्कि अमेरिका की धमकी से भारत उसको कम करना चाहता है। तो इसलिए भारत को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जी भले ही भारत पे कितना ही लगा ले, और कोई ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ से शराब मंगाएं। अब कुछ भारत उनसे हथियार खरीद रहा है, जैसे मोदी जी के बनने के बाद अब हमारा 8 लाख करोड़ का आयात अमेरिका से हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो मैं आपसे कभी दोबारा बात करूँगा कि भारत के दिन कैसे ख़राब होते जा रहे हैं। मैं आपको सब डेटे के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे होता जा रहा है। तो बात यहाँ पर आकर टिकती है कि अगर विश्व ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जी टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वहाँ के अर्थशास्त्री भी तो ये अपने देश के हित के लिए सोचकर ही इसको बढ़ा रहे होंगे या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है वह ये सोचती है कि जो हम सामान चीन से लेते हैं वो सामान अमेरिका के अंदर हमारे लोग बनाएं, ताकि एक तो वो सामान अमेरिकन्स को कम दाम पे मिलेगा और दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन को रोज़गार मिलेगा, और तीसरा वो जो नॉन रेजिडेंट वहाँ पर इलीगल ढंग से घुसे हुए हैं वो उनको निकाल कर बाहर भेजना चाहते हैं। ऐसे एक अनुमान के अनुसार है कि अमेरिका के अंदर 1.5 करोड़ के करीब लोग अनुचित ढंग से अमेरिका के अंदर रोज़गार के लिए घुसे हुए हैं। वो ट्रंप साहब की सबसे बड़ी एक विडंबना बनी हुई है। एक उनके दिमाग में ये बात घुसी हुई है कि अगर हम इनको निकाल दें तो उनके बदले अमेरिकन्स को रोज़गार मिलेगा। और इस सोच में कोई गलत नहीं है, हर देश है। हम भी भारत सरकार चाहते हैं यहाँ से बांग्लादेशी निकल जाएं, रोहिंग्या निकल जाएं, या कोई और भी विदेशी किसी भी कंट्री में आकर बैठे हुए, तो उस देश की सोच यही होगी कि किसी ना किसी ढंग से हम अपने देश से उन इलीगल माइग्रेंट्स को निकाल दें जो वो कम दाम पर आकर नौकरी करते हैं, कम तनख्वाह पर आकर नौकरी करते हैं, कि हम उनको यहाँ से निकालें
और निकालना भी चाहिए। वो अपने देश में जाएं, वहाँ जाकर अपना रोज़गार ढूंढें, और उनकी जगह जब खाली होगी तो कोई भी देश का जो नागरिक है वो वहाँ की नौकरी लेगा, उसको रोज़गार मिलेगा, उसका घर चलेगा, वो अपने देश की सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेगा, देश में शांति होगी, क्राइम रेट कम आएगा। तो इन सब बातों से मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको डाटे दिए हैं कि मोदी साहब ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है उससे विश्व के अंदर बहुत हलचल हुई। एक ही दिन में अमेरिका के अपने बाज़ार 9% गिर गए। जब 9% गिरे तो उनको बड़ी भारी घबराहट हुई। वहाँ के देखते ही देखते 200 लाख करोड़ लोगों का शेयर मार्केट से निकल गया। जैसे हमारे भारत के अंदर 19 लाख करोड़ शेयर मार्केट से निकल गया। तो इतनी ज़्यादा गिरावट से इतने ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ। आखिर ट्रम्प साहब क्या सोच रहे हैं? अपने देश के बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन जैसे अमेरिका कहता है कि आई एम द बॉस ऑफ द वर्ल्ड, उसको बाकी भी विश्व के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? आप बताइए। सोचना चाहिए। चलो देखते हैं। अब 90 दिन के अंदर 75 देशों ने अमेरिका से अप्रोच किया है और अमेरिका चाहता है कि वो घुटनों के बल, अंग्रेजी में नी डाउन कहते हैं, झुक के आ रहे हैं। भारत भी उस कतार में लगा हुआ है। भारत एक सम्मानजनक देश है, वो अपनी किसी भी ढंग से प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाएगा। वो कोई भी ऐसा काम मोदी गवर्नमेंट नहीं करेगी कि जिससे हमारे नागरिकों का जीवन दुर्भर हो। वो हर ढंग से हमारे जो विदेश मंत्री हैं रविशंकर जी, जयशंकर जी, वह इस बात पर लगे हुए हैं कि हम अमेरिका से बैठकर ऐसी बातचीत करें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और मुझे आशा भी है कि जैसे मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत ज़्यादा दोस्ती है कि वो उनको मना भी लेंगे कि आप हमारे लिए काम करें, जो है कि हमारे देशवासियों को इसका नुकसान ना हो। और मोदी जी वहाँ से हथियार भी खरीद कर ला रहे हैं। पीछे F-16 का भी हमने सुना था। जब मोदी जी अमेरिका गए तो हमने ये सुना कि मोदी जी वहाँ से F-16 ला रहे हैं, लेकिन अखबारों में उसके बारे में बहुत गलत लिखा गया कि वो बिल्कुल एक कंडम जहाज़ है। और अमेरिका जब भी कोई नया उत्पाद करता है तो वो ये चाहता है कि जो पुराने उसके स्टॉक में पड़े हैं वो उन देशों को टिका दे जो देशों उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हर ढंग से वो अपना सामान निकालना, स्टॉक निकालना चाहते हैं। जैसे कैंसर की दवाइयाँ वो पूरे विश्व में जो ट्रायल पे चल रही हैं उनको हॉस्पिटलों में बड़े कमीशन के ऊपर दे देता है। अभी उसका किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा। कभी मैं आपसे ये बातचीत करूँगा कि कैंसर की इतनी महंगी अमेरिका की दवाइयाँ खाने के बाद भी कैंसर के पेशेंट रोगी क्यों मर रहे हैं। मैं आपको इतना ही बतलाना चाहता हूँ कि अभी मेरे अपने ही रिश्तेदार को एक हॉस्पिटल ने, पहले वो 3 लाख का इंजेक्शन लगा रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि हम 30 लाख का ये अमेरिका का इंजेक्शन लगा देते हैं, इसके लगने के बाद आपको कैंसर नहीं होगा, जबकि तीसरे दिन उसकी मृत्यु होगी। इसी तरह मेरा दूसरा दोस्त भी, उसको 3 लाख रुपए का इंजेक्शन लगाया जा रहा था कैंसर का, मेड इन अमेरिका, उसका भी देहांत हो गया। अमेरिका को इस बात का भी विश्व को जवाब देना चाहिए कि जो वहाँ पर इस तरह के इंजेक्शन बन रहे हैं और उनको वो विकासशील देशों में या गरीब देशों में भेजकर पैसा कमा रहे हैं, ये एक अनुचित कमाया हुआ धन है। तो इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बताया है कि अमेरिका ने जो टैरिफ बढ़ाने का फ़ैसला लिया है वो उनके देश के हित में है और लेकिन विश्व के अहित में है। चीन जैसे सोचता है कि चीन ने भी टैरिफ में बहुत वृद्धि की है
वहीं अमेरिका ने चीन के हर उत्पाद पर 195% लगा दिया। लेकिन आज उन्होंने घबरा कर कि अगर वहाँ पर सेल फोन महंगे हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो सब प्रोडक्शन चीन के अंदर ही होती है, या चिप्स जो ताइवान से और चीन से सारे विश्व में जाते हैं, अगर वो महंगे हो जाते हैं तो हर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। लैपटॉप सारा चीन में बनता है। विश्व ने सबसे बड़ी गलती ये करी जिसमें अमेरिका ने करी, उन्होंने चीप लेबर के कारण सारी अपनी बिग इंडस्ट्रीज़ को चीन में लगा दी और चीन प्रगति कर गया और पूरे विश्व की वो आर्थिक और सैनिक ताकत बन गया। अगर मैं मोटे तौर से आपको बतलाऊं तो ये सारी गलती केवल और केवल अमेरिका की ही है, जिसने चीन को विश्व के अंदर आर्थिक शक्ति बनाने का मौका दिया। उन्होंने सिर्फ एक्सपोर्ट का सामान बनाया, मात्र सस्ता सामान बनाया। अमेरिका का माल बहुत महंगा है। जो आइटम चीन से 100 रुपये में चलती है, वो अमेरिका की वो सेम आइटम 1000 रुपये में वो विश्व को देता है। क्यों विश्व के लोग अमेरिका का सामान महंगा खरीदेंगे जब चीन हमें एक अच्छी क्वालिटी का और एक सस्ता सामान हमें दे रहा है? हम उसको क्यों खरीदेंगे? आप भी सबको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा हित भी इसी में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान का उत्पादन भारत में करें। जब मोदी साहब 2014 में आए थे, तब मैंने उनको ये एक आइडिया दिया था कि देश के नागरिक को हमें रोज़गार देना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उस वक्त हमारा चीन से जो इम्पोर्ट था वो 3.5 लाख करोड़ का था। और मोदी जी ने अपने भाषण में, आपको याद भी होगा कि ये बात कही भी थी कि मैं जब अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं फिर जो चीन से हमारा इम्पोर्ट है इसको मैं कम करूंगा। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मोदी जी इसमें बिल्कुल विफल रहे, क्योंकि देश के अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि 7.5 लाख MSP यूनिट बंद हो गए हैं। आप समझते हैं कि MSP ही सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, और वो क्यों बंद हो गए हैं? इसलिए कि जो 2014 में हम चीन से सामान 3.5 लाख करोड़ का मंगा रहे थे, वहीं आज भारत 9 लाख करोड़ का सामान मंगा रहा है। आप बताएं, अगर चीन से ही हम सारा सामान मंगा लेंगे तो भारत के लोग क्या करेंगे? भारत के लोग क्या करेंगे? आप बताइए। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है चीन के साथ, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे बहुत गैप आया हुआ है। मोदी जी की सरकार को इन बातों पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ के लोग कैसे अमीर होंगे। भले ही वो टैरिफ चलाए, चाहे बढ़ाए या कोई देश भी बढ़ाए, हमें मैक्सिमम वस्तुओं का उत्पादन भारत में ही करना होगा। जिस देश की आबादी 140 करोड़ हो, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है, हमारे पास लेबर कैपिटल है, इसीलिए बाकी विश्व की कंपनियां भी अब भारत में आना चाहती हैं, क्योंकि हमारे पास लेबर है। हम उस लेबर को उत्पादन में लगाएं। हम खुद यहाँ पर उन वस्तुओं का की प्रोडक्शन करें जो हम आज चीन, USA पर निर्भर हैं। तो देश हमारा समृद्ध होगा, तो देश हमारा ताकतवर बनेगा, तो हमारे देशवासियों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अभी मैंने आपको बताया ही है कि उनकी इनकम कितनी ज़्यादा, $90,000, 72 लाख करोड़। और हमारी भारतीयों की कितनी है? 2 लाख करोड़ के करीब करीब। कैसे आप बन जाएंगे विश्व की शक्ति?
हमें मजबूती के साथ इसका सामना करना पड़ेगा। जो भी ट्रम्प साहब कर रहे हैं, जो भी और देश भी जब टैरिफ बढ़ाएंगे, उसका एक ही हल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करें। उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और जो हमारा रिज़र्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, उस पर लोड भी नहीं पड़ेगा। और जो हमारी डॉलर और रुपये की पैरिटी बिगड़ी हुई है, रुपया भी हमारा मजबूत होगा। इसलिए मैं सरकार को यही कहूँगा कि वह इस धमकी को धमकी ना समझकर बल्कि अपनी अपॉर्चुनिटी समझे और देश के अंदर जगह जगह इंडस्ट्रीज़ लगाएं, इंडस्ट्री के क्लस्टर बनाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान का उत्पादन करें और लोगों को रोज़गार दें। और इस तरह के राष्ट्रपति को जो अपने देश का हित सोच रहे हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दें।